जिस स्नेह और अपनेपन से मेरी मम्मी ने पापा के पूरे परिवार को अपना लिया था, उसका एक अंश भी अगर पापा उनकी बेटी को यानी मुझे दे देते। लेकिन नहीं, पापा मुझे कभी अपनी बेटी मान ही नहीं सके। उनके लिए जो कुछ थे, उनके पहली पत्नी के दोनों बच्चे थे, आनंद और रिया। आनंद तो तब मेरे ही बराबर था, 8 साल का, जब उसके पापा ने मेरी मम्मी से शादी की थी और रिया मात्र 3 बरस की थी। दादी के बार-बार जोर देने पर और छोटे बच्चों का ख्याल करने के लिए पापा ने मम्मी से शादी कर ली, जो कि उनकी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर थी। शादी तो कर ली, लेकिन मन में वे उन्हें नहीं अपना पाए। मम्मी भी कहाँ मेरे असली पापा को भुला सकी थी। अचानक रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हुई थी। उसके बाद अकेली छोटी-सी बच्ची यानी मुझे पालना उनके लिए पुरुषों की इस दुनिया में बहुत मुश्किल था। पापा के जाने के बाद 3 साल में इस दुनिया ने उन्हें एहसास करा दिया था कि एक अकेली औरत जिसके सिर पर किसी पुरुष का हाथ नहीं, 21वीं सदी में भी बहुत ही बेबस और मजबूर है। उसका यूँ अकेले जीना बहुत मुश्किल है। नैनीहाल और ससुराल में कहीं भी ऐसा कोई नहीं था जिसके सहारे वो अपना जीवन काट सकती। इसीलिए एक दिन जब ऑफिस में पापा ने उन्हें प्रपोज किया तो वो मना नहीं कर सकी। सोचा कि ज़्यादा कुछ नहीं तो इज्जत की तो एक छत और मुझे पापा का नाम मिल जाएगा। और वैसा ही हुआ। पापा ने मुझे अपना नाम भी दे दिया और इतना बड़ा आलीशान घर भी। उनकी कंपनी अच्छी चलती थी और समाज में उनका नाम रुतबा सब कुछ था। नहीं मिली तो मुझे अपने लिए उनके दिल में थोड़ी-सी भी जगह। मेरे अपने पापा कैसे थे यह तो विस्मृत हो गया था मेरी नन्ही यादों से। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ यह बखूबी समझ आ रहा था कि ये वाले पापा वाक़ई दुनिया के बेस्ट पापा थे, जो अपने दोनों बच्चों पर जान छिड़कते थे। उन बच्चों को तो मेरी मम्मी पूरी तरह से मिल गई थी। वे उनके संग हर जगह जाती, संग खेलती, संग खाती, मगर शायद उनकी हरी-भरी दुनिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। यहाँ तक कि अगर मम्मी मेरा कुछ काम कर रही होती और इस बीच यदि रिया और आनंद यहाँ तक कि पापा और दादी का भी कोई काम निकल आता, तो मम्मी मुझे छोड़ उनको पहले ही काम कर देती थी। मम्मी के सब कुछ करने के बावजूद भी उन्हें खुद स्कूल के लिए तैयार करते, उन्हें गाड़ी से स्कूल छोड़ने जाते, शाम को उन्हें घुमाने ले जाते, उनके लिए बढ़िया-बढ़िया चीज़ें लाते, खिलौने लाते, तरह-तरह की ड्रेसेस लाते और भी ना जाने क्या-क्या। मेरे अकेले के लिए अगर मम्मी कभी कुछ ले आती तो बस बहुत जल्दी सौतेली माँ की उपाधि से उन्हें सजा दिया जाता। इस डर से कि कहीं पापा गुस्सा ना हो जाएँ, कहीं दादी फिर से सौतेली माँ का पुराण ना शुरू कर दें। हमारे समाज में हमेशा सौतेली माँ को इतनी हेय दृष्टि से देखा जाता रहा है कि वह चाहे अपना कलेजा चीर कर दिखा दे, लेकिन कोई उसकी अमूल्य कुर्बानी और प्यार को नहीं देखेगा। बस उस पर हमेशा लांछन ही लगाए जाएंगे। अच्छी मम्मी बनने के चक्कर में मम्मी मेरी तरफ से लापरवाह हो जाती। सबको सब मिल गया था, मगर मेरा तो जो अपना था वह भी मुझसे छीनने लगा था। मम्मी को मुझे प्यार भी छिपाकर करना पड़ता था और मेरा काम भी। मैं उनकी मजबूरी महसूस करने लगी थी, मगर मैं भी क्या करती? उनके सिवा मेरा और था ही कौन? उनके बिना तो मैं पूरे घर में अपने को बहुत अकेला महसूस करती थी। चारों लोग कहीं तैयार होकर जा रहे होते और अगर मैं गलती से भी उनके संग जाने की जिक्र भी छेड़ देती, तो मम्मी मारे डर के मुझे चुप करा देती। मेरा बाल-मन तब पापा की तरफ उस उम्मीद से देखता कि शायद वे मुझे खुद ही साथ चलने को कहें, मगर कहाँ, वो तो स्नेह क्या, गुस्सा क्या, कोई एहसास तक नहीं था मेरे लिए। जैसे मेरा अस्तित्व, मेरा वजूद उनके लिए होकर भी नहीं था। वह सब लोग गाड़ी में बैठकर चले जाते और मैं वहीं दरवाजे पर बैठी रोती-बिसरुती और उनके लौटने का इंतज़ार करती रहती। इतने बड़े घर में अकेले मुझे बहुत डर लगता था। तब सोचती क्या मम्मी ने इन नए पापा से शादी करके ठीक किया? पता नहीं उन्होंने क्या पाया, लेकिन जाते-जाते बार-बार आँसू भरी आँखों से पीछे मुड़-मुड़ कर उनका मुझे निहारना मुझसे उनकी रोती हाथों की व्यथा कह जाता। दादी का तो होना ना होना बराबर ही था। वह भी मुझसे तभी बात करती थी जब उन्हें कोई काम होता था, वरना वे तो शाम को जल्दी ही खा पी कर अपने कमरे में चली जाती थी। फिर पीछे दुनिया में कुछ भी होता रहे, उनकी वजह से। मैं आँखों में बस एक ही अरमान लेकर बड़ी होती रही कि एक दिन तो ज़रूर ही पापा कहेंगे तू मेरी बेटी है, मेरी सबसे प्यारी बेटी।
पूरे 15 साल हो गए इस घर में आए, बचपन की दहलीज को पार कर जवानी भी आ गई, लेकिन नहीं आई तो वह घड़ी जिसको आँखों में सजाए मैं इतनी बड़ी हो गई। इस बीच आनंद और रिया तो मुझे थोड़ी बहुत अपना समझने लगे थे। लेकिन पापा हर वक्त उनके बारे में सोचते रहने के कारण मुझ में उनका प्यार पाने की चाह बजाय कम होने के बढ़ती ही जा रही थी। मैं हर वक्त पापा के लिए, अपने छोटे भाई बहन के लिए कुछ भी करने को तत्पर रहती। बचपन में कितनी ही बार आनंद और रिया को होमवर्क पूरा करवाने के चक्कर में मेरा खुद का होमवर्क पढ़ाई छूट जाते थे। मुझे स्कूल में टीचर की डांट खानी पड़ती और घर में मम्मी की। वो मुझ पर इस बात को लेकर गुस्सा होती थी कि मैं उन लोगों के लिए क्यों अपना नुकसान कर रही हूँ, जिन्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं, जिन्होंने अब तक मुझे थोड़ी सी भी जगह नहीं दी अपने दिल में। जब 13 साल की थी तो मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दिन रिया की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मम्मी पापा कंपनी के किसी काम से बाहर गए थे, दादी के साथ हम तीनों बच्चे ही थे। दादी को तो वैसे ही घुटनों के दर्द की प्रॉब्लम रहती थी, इसीलिए वो तो ज्यादा चलती फिरती नहीं थी। पापा मम्मी ने आनंद को कभी कुछ करने की आदत डाली ही नहीं थी। उसका हर काम लाड प्यार में वे खुद ही जो कर देते थे। मुझे ही सब लोगों की तिरस्कार और वक्त ने समय से पहले ही बहुत सयानी बना दिया था। तब मैंने डॉक्टर को फोन करके बुलाया, फिर उनके कहे अनुसार सारी रात जागकर उसे दवा देती रही, उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखती रही। अगले दिन जब मम्मी पापा आए, रिया काफी ठीक हो गई थी। उसने पापा के सामने जब मेरी तारीफ की कि कैसे मैंने रात भर जागकर उसकी देखभाल की है, तो उन कुछ पलों में लगा कि पापा की नजरें मेरे लिए प्यार भरी थी, जिनके बारे में मैं हमेशा सपने देखा करती थी। उसके बाद एक दिन वे मेरे लिए एक सुंदर सी फ्रॉक भी लाए, शायद अब तक का पहला और आखिरी तोहफा। मुझे लगा कि अब मुझे भी मेरे पापा मिल गए, अब मैं भी रिया की तरह उनसे जिद करूंगी, उनसे रूठ सकूंगी, उनके संग घूमने फिरने जा सकूंगी। लेकिन वह केवल मेरा भ्रम था। 4-5 दिन ही रही और पापा फिर मेरे लिए अजनबी बन गए। उनका वो तोहफा जिसे देखकर मैं फूली नहीं समा रही थी, उनकी लाडली बेटी की देखभाल का एक इनाम भर था। लेकिन अब मेरा सोना मन उनके स्नेह के स्पर्श से भीग चुका था। मैं पापा को खुश करने के लिए अब हर वह काम करने की फिराक में रहती थी, जिससे उनका ध्यान मेरी तरफ जाए। अब बरसों बाद मुझे उनके लिए कुछ करने का मौका मिला है, तो मैं पीछे क्यों हटूं? मम्मी की बात क्यों सुनूं? वह क्यों नहीं समझती कि पापा का प्यार पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ? पापा की तबीयत इधर कई महीनों से खराब चल रही थी। बुखार बना रहता था हरदम। तमाम दवाएं खा चुके, लेकिन कोई फायदा नहीं। अभी पिछले हफ्ते ही पापा बाथरूम में चक्कर खाकर गिर पड़े। उन्हें तुरंत अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। सारे चेकअप होने के बाद डॉक्टर ने साफ कह दिया कि पापा की दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं। अगर हम उन्हें बचाना चाहते हैं, तो तुरंत ही एक किडनी का इंतजाम करना होगा। घर का कोई भी स्वस्थ सदस्य अपनी एक किडनी दे सकता है। एक किडनी से भी बिना किसी परेशानी के पूरा जीवन जिया जा सकता है। कुछ लोग हॉस्पिटल में मजबूरी बस अपनी किडनी बेच देते हैं, लेकिन फिलहाल तो हॉस्पिटल में ऐसा कोई भी नहीं। पापा को तो जल्द से जल्द किडनी प्रत्यारोपण की जरूरत थी। उनकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। पापा की हालत देख देख मेरा मन रोता रहता था। समझ ही नहीं आता था कि क्या करूं अपने पापा के लिए। हफ्ते भर से पापा अस्पताल में एडमिट हैं। अभी तक किडनी का इंतजाम नहीं हो पाया है। दादी, रिया, मैं, आनंद, मम्मी सभी अस्पताल में थे इस वक्त। दादी की किडनी के लिए तो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि उस उम्र में पता नहीं उनकी बॉडी यह ऑपरेशन झेल पाएगी या नहीं। दादी के चेहरे पर साफ राहत के भाव दिख रहे थे। पापा की अनुपस्थिति में मम्मी पर ही पूरी कंपनी की जिम्मेदारी थी, इसलिए वो आगे बढ़ने से हिचक ही रही थी। वैसे ही तबीयत खराब होने की वजह से पापा बहुत दिनों से कंपनी की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे थे। कंपनी के बिगड़ते रिजल्ट इसके गवाह थे। मम्मी भी क्या क्या करती। रिया तो थी ही अभी बहुत छोटी, उसे तो अस्पताल, इंजेक्शन, डॉक्टर सभी से डर लगता था। और आनंद, उसे तो दोस्तों के साथ घूमने फिरने और आवारागर्दी से ही फुर्सत नहीं है। पापा मम्मी को ज्यादा लाड प्यार और देखभाल ने उसे निरंकुश बना दिया था। मेरे साथ उसने भी इस साल ग्रेजुएशन किया है, लेकिन जिम्मेदारी की समझदारी की कोई बात नहीं। पता नहीं सबसे आंख बचाकर कब वह बाहर निकल गया, हमें पता ही नहीं चला। तब मम्मी ही आगे बढ़कर बोली, डॉक्टर अब देर मत करिए, मेरी एक किडनी मेरे पति को लगा दीजिए। तभी इतनी देर से विचारों की कसम कसम में हिचकोलेसी खाती मैंने
उनकी बात को बीच में काटते हुए कहा, नहीं मम्मी, हम सबको, पूरे परिवार को आपकी बहुत ज़रूरत है। पापा को किडनी मैं दूँगी और कोई नहीं। मेरी बात सुनकर मम्मी एकदम चिढ़ कर ऐसे बोली, मानो वर्षों का आक्रोश आज एक साथ लावा बनकर फूट पड़ा हो। दिमाग तो सही है तेरा निशा, उस आदमी के लिए अपना जीवन दाँव पर लगा रही है, जिसने तुझे कभी अपना माना ही नहीं, जिसने कभी 2 बोल प्यार के नहीं बोले तुझसे, तू उसे अपने शरीर की इतनी कीमती चीज़ दे रही है। नहीं, कभी नहीं, यह बेवकूफ़ी मैं तुझे नहीं करने दूँगी मेरी बच्ची, कभी नहीं। अभी तेरे सामने पूरा जीवन पड़ा है, पराए घर की अमानत है तू। अरे, जिन बच्चों पर वो अपना सर्वस्व लुटा रहे, वो करें यह सब, आनंद का फ़र्ज़ बनता है। ये सब करने का तेरा नहीं, तू है ही क्या उनके लिए? मैं उनके लिए चाहे कुछ ना हूँ, लेकिन मेरे लिए वे बहुत कुछ हैं। मैंने तो दिल से उन्हें अपना पापा मान लिया है मम्मी। मैं अपने पापा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और फिर मम्मी, प्यार का प्रतिकार प्यार ही हो, यह कोई ज़रूरी तो नहीं। मम्मी मुझे हैरत से देखती रह गई। उनका पूरा चेहरा आंसुओं से भीग गया था। शायद सोच रही थी, काश इस बेटी के दिल को भी पढ़ा होता उन्होंने कभी, इस बेटी को भी गले लगाया होता कभी, अपने दोनों बच्चों की तरह कभी इसकी भी पढ़ाई, होमवर्क और एग्जाम्स की फिक्र की होती। कभी डांटा होता तो कभी पुचकारा होता इसे भी, कभी झिड़का होता तो कभी समझाया होता इसे भी, मगर उन्होंने तो कभी इस नज़र भर के देखा तक नहीं। और यह है कि और फिर किसी की भी नहीं सुनी मैंने। पापा ने भले ना बनाया हो, मैंने अपनी एक किडनी देकर उन्हें अपना शरीर का एक हिस्सा बना ही लिया। दोनों को हॉस्पिटल से एक ही दिन डिस्चार्ज किया गया। मैं गाड़ी में कनखियों से बराबर देख रही थी कि पापा बराबर मुझे ही देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, कुछ कहना चाह रहे थे मगर कह नहीं पा रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उनके दिल के अनकहे शब्द मेरे दिल को स्नेह की तपिश से सलाह रहे हो, जिससे वर्षों से किया मेरे प्रति उनका अन्याय शीशा बनकर पिघल जा रहा हो। घर आने के भी कई दिनों बाद एक ही दिन वो मेरे कमरे में आए। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। आज तक वो मेरे इतने करीब, वो भी अकेले में आए भी तो नहीं थे, और आज वो मेरे करीब, बिल्कुल मेरे करीब, मेरे बेड पर बैठ गए थे। मैंने उनकी तरफ देखा, वे उदासी भरी, दर्द भरी, आंसुओं भरी आंखों से मुझे देख रहे थे। मैं भी देखती ही रही उन्हें, अपने पापा को। मुझे तो अब तक की जिंदगी का एक दिन या यह कहूँ एक लम्हा भी याद नहीं जब उन्होंने मुझे देखा भी हो। आंखों ही आंखों में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया और बहुत कुछ मैंने सुन लिया। मुझे लगा कि अगर एक शब्द भी उन्होंने ज़बानी बोला तो मैं अपने आंसुओं के वेग को ना मैं थाम सकूंगी, और शायद ना वो, बराबर कर बस गिर ही जा पड़ूंगी अपने पापा की गोद में, जिसके लिए मैं अतृप्त सी न जाने कब से तरसती रही। फड़फड़ाए ही थे उनके होठ कुछ कहने को, तड़प कर उनके हाथ पर अपना हाथ रख दिया मैंने। बोली, ना पापा ना, कुछ मत कहना। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है, बस अपने पापा के लिए अपना छोटा सा फर्ज निभाया है। अंततः रोक ही नहीं सकी खुद को, रो ही पड़ी फूट फूट कर। पापा भी रो पड़े जोर से। उन्होंने मुझे अपने से लिपट लिया। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, माफ कर दो अपने इस गंदे पापा को। बेटी है मेरी तू तो, दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है तू तो। जिन लफ्जों और जिस स्नेह से मैं अब तक अपने ख्वाबों में ही रूबरू हो रही थी, आज हकीकत बनकर मेरे सामने आया था। इन पलों ने सब कुछ दे दिया था मुझे। बरसों के गिले शिकवे आंसुओं के प्रवाह में बह गए थे। तभी पापा को देखकर मम्मी भी वहीं आ गई, तो उन्होंने मम्मी को भी अपने गले से लगाते हुए कहा, तुम दोनों के साथ मैंने बहुत अन्याय किया है। अतीत की यादों में इतना उलझा रहा कि वर्तमान के इतने खूबसूरत साथ और रिश्ते को नकारता रहा। मुझे माफ कर दो तुम दोनों, मुझे माफ कर दो। बरसों बाद ही सही, यह परिवार आज मेरा भी हो गया था।